वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? पहले तो हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर समान परिमाण के दो आवेश हों और दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हों, अल्प दूरी का मतलब समझते हो, छोटी सी कम दूरी पर स्थित हों, तो उस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो यह कोई निकाय है, यहाँ पर -q आवेश है और यहाँ पर +q आवेश है। ए भी कोई निकाय है जिसके आवेश -q और +q है, इनके बीच की दूरी 2l है, इनके बीच की दूरी 2l, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2l है। इस निकाय को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इस निकाय को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आया? वैद्युत द्विध्रुव का आवेश, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से, ये दोनों आवेश परिमाण में बराबर होते हैं, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। इसका सिर्फ प्रकृति विपरीत होता है, ये पॉजिटिव होगा तो एक निगेटिव होगा, लेकिन चार्ज दोनों के बराबर होंगे, चार्ज दोनों के बराबर होंगे। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आया? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा बात, इसका अगर हम फॉर्मूला निकालें तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2q गुणा 2l। फार्मूला क्या होगा? q गुणा 2l। भाई दोनों आवेशों का कोई एक परिमाण ले लेंगे, q ले लिया हमने, यहाँ पर दिशा लेना, यहाँ पर इसका प्रकृति लेना, चार्ज का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है लेना आवश्यक नहीं होता, परिमाण सिर्फ हमको चाहिए कितना है। तो वो q हो गया और इनके बीच की दूरी 2l, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से P बराबर 2ql हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का फॉर्मूला। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सदिश राशि होता है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण सदिश राशि है। अब अगर यह सदिश राशि है तो इसके पास तो परिमाण है, ये है, परिमाण तो हमको मिल ही जाएगा, तो दिशा भी होगी। इसकी दिशा किधर होगी? तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की जो दिशा होती है, P की जो दिशा होती है, वह हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। दिशा कहाँ होगी इसकी? ऋण आवेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ठीक है। अब इसका मात्रक हम देख लेते हैं। मात्रक क्या होगा इसका? फॉर्मूले की सहायता से हम इसका मात्रक निकाल लेंगे। Q × 2l। Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कूलॉम, और L क्या है? दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इसका मात्रक मिल गया हमको कूलाम मीटर। आवेश का वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर। विमा निकालना इसकी, यही से निकालेंगे फॉर्मूले से, Q × 2l से। Q आवेश का विमा AT और दूरी का विमा L, तो इसका विमा हो जाएगा LTA, LTA, इसकी विमा निकल जाएगी। नोट कर लो सब लोग। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
दो स्थितियां होती हैं, एक अक्षीय स्थिति होती है और एक निरक्षीय स्थिति होती है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति क्या हुआ, मान लो ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा, आज ये मार्कर नहीं, वैद्युत द्विध्रुव है। इसके आवेश -q और +q। इसके अक्ष पर मतलब क्षैतिज स्थिति में, अक्ष पर मतलब क्या हुआ, क्षैतिज स्थिति में इसके अक्ष पर यहाँ कोई एक पॉइंट ले लेंगे हम और यहीं पर हमको बतलाना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बात समझे। ये माना हमारे पास AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q और +q हैं। इनके बीच की दूरी 2l है। इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है, 2l है। इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। अगर मध्य बिंदु O है तो यह दूरी कितनी होगी, L होगी और यह भी दूरी L होगी। मध्य बिंदु O से यहाँ से r दूरी पर, मध्य बिंदु O से r दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ से अगर यह दूरी हमारे पास कितनी है भाई, r दूरी है और यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के पास कितने आवेश हैं, दो आवेश, एक -q आवेश और एक +q आवेश है। इन आवेशों के कारण, अलग अलग आवेशों के कारण हम यहाँ निकालेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। और किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमको किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, आवेश का जरूरत पड़ता है और उस आवेश से उस पॉइंट की दूरी की जरूरत पड़ती है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है। बात समझ में आया। अब हम यहाँ से निकालेंगे +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता निकालें। E बराबर क्या होता है, E1 कर दें इसको, 1/4πε0 K इंटू Q/r²। दूरी कितनी होगी, इस B से P की दूरी हमको चाहिए तो हम लिख देंगे BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। इस दूरी कितनी हो सकती है, यह दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो ये दूरी कितनी होगी, R-L। ये दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास, R-L हो जाएगी यहाँ से यह दूरी। तो हम लिख देंगे E1 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/r-L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें इसको। अगर हम यहाँ से कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, तो हमने आपको बतला रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है धन आवेश से दूर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। तो धन आवेश के कारण, ये धन आवेश है तो इससे दूर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 यह होगी। समझ में आया। अब इसी प्रकार से -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालना। -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/AP²। दूरी क्या लेंगे आप, AP², AP²। ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से अब हमको देखनी है तो L बढ़ जाएगा, R+L हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 K इंटू Q/r+L का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 कर दें। समझ में आई इतनी बात। अब हम यहाँ बिंदु P पर ये जो तीव्रता निकली है -q आवेश के कारण, इसकी दिशा देख लेते हैं। ये -q आवेश है तो इसके कारण जो यहाँ पर तीव्रता उत्पन्न होगी उस तीव्रता की दिशा किधर होगी, -q आवेश की ओर। -q आवेश किधर, इधर है तो E2 का वैल्यू इधर ही लगेगा, इस तरफ लग जाएगा। तो आप देख रहे हो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है और एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। अब जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो अगर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे यहाँ से तो डिफरेंस से निकलेगा, अंतर से निकलेगा, जोड़ से तो निकलेगा नहीं। अगर एक दिशा में होते तो जोड़ लेते, विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। और घटाएंगे कैसे, हमेशा अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे।
तो इसमें अधिक कौन है कम कौन है आपको पता चल रहा है? बिल्कुल पता चल रहा है यार। ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश परिमाण में बराबर है कि नहीं है? इनका परिमाण वैल्यू क्या है? बराबर है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ये भी कांस्टेंट है। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब सारा चीज़ निर्भर करेगा किस पर? दूरी पर। तो बताओ दूरी कम कौन है? ये दूरी कम है। जब ये दूरी कम है तो जब किसी वैल्यू में आप कम से भाग दीजिएगा तो भागफल ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा से भाग दीजिएगा तो भागफल कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? E1 का मान ज़्यादा है और E2 का मान कम है। E1 का मान ज़्यादा है, E2 का मान कम है कि नहीं है? तो बिंदु P पर अगर हम परिणामी तीव्रता निकालें, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा जी? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 वैल्यू पुटअप करें यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन बनेगा? क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा? 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे अब यहाँ से। क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर प्लस एल का होल स्क्वायर और r माइनस एल का होल स्क्वायर कहाँ से आया? जब हम यहाँ से r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम लेंगे। अब इसको सॉल्व करें, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाले में तो हमको मिलेगा यहाँ से E बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL इसका बनेगा और माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस का माइनस माइनस प्लस 2RL बटे ये देखो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में आर माइनस एल, दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला बनेगा ऐसे। देखो आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर की तरफ हमारे पास? क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4RL बटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज़ बचेगा यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे हम लोग। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 इंटू 2QL इंटू आर को अलग करके हमने लिख दिया। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये चीज़ जानी पहचानी लग रही है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। तो हम कह सकते हैं 2QL बराबर हम P रख देंगे। क्यों? क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है तो यहाँ से मिल जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमारे पास। अब देखो भाई, अगर वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, वैद्युत द्विध्रुव क्या हो? बहुत छोटा हो। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा हो, अगर वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होगा तो इसके बीच की दूरी छोटी होगी कि नहीं होगी? कम होगी, बहुत कम होगी। और इसके बीच की दूरी बहुत कम होगी तो इसकी आधी दूरी और भी कम होगी। आधी दूरी क्या होगी? और भी कम होगी। जब आधी दूरी और भी कम होगी तो ये आधी दूरी मतलब L का मान इस बिंदु के बीच की दूरी के तुलना में बहुत ही कम होगा। मतलब क्या हुआ? L का मान
बहुत ही कम है आर की तुलना में। एल का मान बहुत ही कम है आर की तुलना में, और जब कोई वैल्यू छोटी होती है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होता है। हमने बताया था जैसे 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करिए तो क्या होगा, 0.25 आ जाएगा। छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो जो वैल्यू छोटी होती है उसका वर्ग और भी छोटा हो जाता है। तो एल का मान अगर बहुत कम है तो आर एल स्क्वायर का मान और भी कम होगा, एल स्क्वायर का मान और भी कम होगा। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर लगभग हम आर स्क्वायर के बराबर ले लेंगे। एल स्क्वायर के वैल्यू को नगण्य मान करके हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे उसको। तो इसमें पुटअप करें इसको, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2πr बटे आर के पावर 4 हो जाएगा। स्क्वायर रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2p बटे आर क्यूब। ये मिल गया आपको किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। यह हो गया। अब इसको अगर हम वायु या निर्वात के लिए निकालें, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू कितना होता है जी, 1 होता है। वायु या निर्वात के लिए के का वैल्यू 1 होगा। तो ई बराबर मिल जाएगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p बटे आर क्यूब का। अगर आपसे यहाँ पे ये पूछे कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, जिसके कारण तीव्रता ज़्यादा होगी और उसकी दिशा जिधर होगी वही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, तो बताओ तीव्रता किसकी ज़्यादा है, E1 की, और E1 की दिशा किधर है, B से P की ओर। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वह E1 की ओर होगी। बात समझ में आया।